जिससे लोगों को भविष्य में युद्ध की संभावनाएं बढ़ती दिख रही थी। दोनों के मध्य लड़ा जाने वाला यह युद्ध किसी खास उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, बस अपने निजी स्वार्थ के लिए यह युद्ध किसी तरह से लड़ा गया। देखिए, जापान यह चाहता था कि रूस को मंचूरिया से खदेड़कर उसे संधि के लिए मजबूर कर देगा, परंतु उसे इस बात का कतई एहसास नहीं था कि वह मंचूरिया से रूस को खदेड़ने के बजाय वह रूस को पराजित कर देगा। जापान द्वारा रूस को पराजित करना खुद जापान को एक आश्चर्य की बात लगती है कि इतना छोटा सा राष्ट्र उतने बड़े राष्ट्र को कैसे पराजित कर दिया। मंचूरिया और जापान के मध्य अपनी संचार सेवाओं को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि प्रशांत महासागर पर जापान अपना पूर्ण नियंत्रण रखे। मंचूरिया और जापान के मध्य अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि वह प्रशांत महासागर पर अपना नियंत्रण रखे। मंचूरिया के बारे में जान लीजिए। मंचूरिया की भूमि पहाड़ी थी तथा मैदानी क्षेत्र में कृषि भी होती थी। गर्मियों में वहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता था तथा सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती थी। जुलाई, अगस्त तथा सितंबर में अधिक वर्षा होने के कारण वहां की भूमि दलदली हो जाती थी, जिससे घोड़े या गाड़ियां या कोई भी चीज अधिक वर्षा के कारण कीचड़ों से दलदल हो जाने से वहां की जलवायु, आवागमन, यातायात इन सभी चीजों के लिए बहुत बाधक थी। बल्कि संचार साधनों का जो अभाव था, इसी वजह से यह रूस जापान युद्ध हुआ। जापान के लिए पोर्ट आर्थर पर अधिकार सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। सामरिक मीन्स ने चारों तरफ अपने को सुरक्षित करने के लिए 1894 में पोर्ट आर्थर पर जापान ने अधिकार कर लिया, लेकिन उस समय उसके पास मैन पावर या मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उस अधिकार को वो मेंटेन रखे, कायम रखे। थोड़े समय के बाद शक्ति की कमी की वजह से उसका अधिकार वहां से खत्म होता गया और वह उसको मेंटेन नहीं कर पाया। जिस दौरान वह उसके अधिकार में था, उसे यह समझ में आ रहा था कि यह बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, इस पर हमें आगे भी अधिकार बनाए रखना चाहिए। जापान के लिए पूर्ति के साधन, यातायात, इन सब चीज़ों के लिए व्लादिवोस्टोक बंदरगाह, पोर्ट आर्थर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। अतः पोर्ट आर्थर पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए समुद्र पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक था। जैसे इंग्लिश चैनल या समुद्री अश्वमेध जहाजें, इन सब चीज़ों के लिए कहता है कि इंग्लैंड का कोई जोड़ नहीं है। तो जापान को भी यह एहसास था कि जो समुद्र पर राज्य करेगा, जैसे मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी है कि जो इस पर राज्य करेगा वह संपूर्ण विश्व पर राज्य करेगा। इसलिए पोर्ट आर्थर पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए समुद्र पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक था, जिससे मंचूरिया में रसद भेजना आसान ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी हो जाता। यदि जापान की सेनाएं मंचूरिया में पराजित हो भी जाती तो सेनाओं को लौटने के लिए कोरिया का क्षेत्र सुरक्षित था। इन्हीं कारणों से कोरिया पर अधिकार भी आवश्यक समझ में आ रहा था जापान को। कोरिया के बाहर पोर्ट आर्थर था। जापान को, आप वर्ल्ड मैप को क्लियर कीजिए। अब ब्लैक बोर्ड होता था, हम उसे क्लियर करके बताते हैं। देखा जाए तो जो कोरिया का एरिया था उसके बाहर पोर्ट आर्थर बंदरगाह था और कोरिया के एक दूसरे साइड में जापान है। अतः इस बंदरगाह पर जब तक रूसी नौसैनिक बेड़े रहेंगे तब तक कोरिया से पोर्ट आर्थर तक समुद्री मार्ग रूस के अधिकार में ही रहेगा और जापान का यही सोचना था कि किसी तरह से हम पोर्ट आर्थर बंदरगाह को अपने कब्जे में कर लें। किसी भी सैनिक कार्यवाही में आवागमन की व्यवस्था विशेष महत्वपूर्ण होती है। जब तक आवागमन की सुविधा सही नहीं होगी, चाहे वह सैनिक कार्यवाही हो, चाहे ऐसे आम साधारण व्यक्ति के लिए हो, सबसे अधिक आवश्यकता होती है यातायात। चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो, देखा जाए तो 90% से ऊपर हमारा ट्रांसपोर्टेशन समुद्री मार्ग से ही होता है। यही कारण है कि आवागमन के साधनों में
साधनों की वजह से रूस इससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी सोचा कि व्लादिवोस्टोक और पोर्ट आर्थर बंदरगाह हमारे लिए जरूरी है। उसने क्या किया, मास्को से लेकर पोर्ट आर्थर तक 5,500 मील की रेलवे लाइन बना दिया, जिसका नाम था ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। उसके माध्यम से वो यातायात में उसको सुविधाएं हुई, लेकिन 12 महीने में यह सुविधाएं नहीं बनी रहती थी। और साथ ही जब ट्रेन की पटरियां टूट जाती थी तो उस समय भी यातायात की दिक्कत होती थी। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या थी कि यह यातायात वन वे था, एक तरफा था। जा तो सकते थे पर आ नहीं सकते थे। और मुकडन से पोर्ट आर्थर तक 262 मील लंबी सड़क तथा रेलवे लाइन को रूस ने जो निर्माण किया था वह उसके लिए बहुत ही फायदेमंद था। यह लाइन कमजोर होने के साथ ही युद्ध में काम आने वाली समस्त सामग्रियों को पहुंचाने में भी रेलवे लाइन समर्थ नहीं थी। अभी एक तरह से रेलवे लाइन का आविष्कार ही हुआ था और जो यह बनाया गया था शैशवावस्था में था, मतलब प्रारंभिक दौर में था, जो एक टेस्ट के रूप में था, लेकिन वो पूर्णतः 100% सफल नहीं था। इसके अलावा एक बड़ी समस्या यह थी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे और पोर्ट आर्थर के मध्य 100 मील लंबी और 30 मील चौड़ी एक बेकाक झील थी। झील का नाम था बेकाक, जो नवंबर से अप्रैल तक बर्फ की तरह जम जाती थी, बिल्कुल बर्फ हो जाता था ठंडियों की वजह से। और जब यह जम जाती थी तो इतनी सख्त हो जाती थी कि नवंबर से अप्रैल तक इस पर यातायात आरंभ हो जाता था। बड़े आराम से लोग गाड़ी घोड़े वैसे भी अश्वारोही तमाम वजहों से साधनों से जाते आते थे। और यह बर्फ इतनी सख्त होती थी पत्थर के चट्टान की जैसे कि आराम से लोग आते जाते थे। लेकिन नवंबर से अप्रैल तक तो आते जाते थे। अप्रैल के बाद जब बर्फ गलने लगती थी गर्मियों की वजह से, तो फिर यातायात की असुविधा होती थी। शेष दिनों में, मतलब और जो अप्रैल के बाद से नवंबर का समय था उसमें 100 मील का चक्कर काट के जाना पड़ता था। इसलिए मास्को से पोर्ट आर्थर तक एक बटालियन को पहुंचाने में 1 महीने से अधिक का समय लगता था। इसके साथ ही युद्ध होने की जो वजह थी, युद्ध होने का जो कारण था वह आप जानिए, जिसमें जिसमें एक पहला कारण ट्रांस साइबेरियन रेलवे तथा पोर्ट आर्थर की रूसी नौसेना के मध्य संबंध विच्छेद था। ट्रांस साइबेरियन रेलवे और पोर्ट आर्थर की रूसी सेना के मध्य संबंध विच्छेद था, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट या जोड़ नहीं पा रहे थे। अतः रूस की रसद पूर्ति के लिए पोर्ट आर्थर के नौसैनिक अड्डे तक आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। दूसरा, सर्दी में रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्टोक बर्फ से जम जाता था, परंतु पोर्ट आर्थर बंदरगाह नहीं जमता था। इस प्रकार सर्दियों के पहले जापान पोर्ट आर्थर पर अधिकार कर लेता तो सर्दियों में व्लादिवोस्टोक पर स्थित जलयान युद्ध बेड़ा पोर्ट आर्थर पर सहायता के लिए नहीं जा सकता। उसका यह सोचना था सर्दियों से पहले ही अगर हम युद्ध कर लेते हैं तो जापान को जो बेकाक झील है और जो ये व्लादिवोस्टोक बंदरगाह है इधर से नहीं जा पाएगा। अगर सर्दियों में युद्ध करते हैं तो वह जो बंदरगाह है और जो झील है वो दोनों जब बर्फ से जम जाएंगे तो उनको आने जाने के लिए ज्यादा सुविधा हो जाएगी। इसलिए गर्मियों में ही रूस युद्ध चाहता था। यदि जापान पोर्ट आर्थर पर अधिकार कर ले और रूस का बाल्टिक बेड़ा वहां जाता तो वह भी रूसी सेना को सहायता नहीं दे सकता था, क्योंकि उस हालात में रूस के पास एक बर्फ रहित बंदरगाह नहीं था। इस प्रकार रूस के पास समुद्री आक्रमण बाधाओं से रहित नहीं था, बल्कि स्थल मार्ग से सेनाएं भेजने के लिए बेकाक झील मुख्य बाधा बन जाती। जापान ने अपने सीमित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की योजना बनाई थी कि रूस के अधिकार से पोर्ट आर्थर को छीनना। जो रूस के अधिकार में पोर्ट आर्थर बंदरगाह है उसको छीन लिया जाए और पोर्ट आर्थर पर स्थल मार्ग से आक्रमण करना, मतलब जो पोर्ट आर्थर बंदरगाह है उस पर स्थल मार्ग से आक्रमण करना। आक्रमण करने वाली सेना की रक्षा के लिए पोर्ट आर्थर के उत्तर में एक आरक्षित सेना को भी रखना जापान का एक अपनी गोपनीय योजना थी।
जापान की दोनों सेनाएं जापान में भी अपना आधार बनाए हुए थी तथा पीला सागर येलो सागर के पास अधिकार आवश्यक था। अब इसके बाद है तुलनात्मक सैन्य शक्ति। दोनों सेनाओं के पास कितनी सेनाएं थी? जापान के पास कुल नियमित सेना 4 लाख थी। जापान के पास आरक्षित सेना का अभाव था, लेकिन 726 तोपें भी थी। रूस के पास कुल सक्रिय सेना 10 लाख थी, जिसमें रूस के पास कुल आरक्षित सेना 25 लाख थी और 196 तोप भी थे। इसके बाद रूस के पास तमाम और नए टेक्नोलॉजी के हथियार, जलयान, जिसमें टारपीडो, जलपोत, नौकाएं, क्रूजर, ये सब तमाम चीजें रूस के पास थी। दोनों राष्ट्रों के हथियारों में असमानता थी, एक सी नहीं थी, परंतु सैनिकों की कार्यवाही में असमानता आवश्यक है। एक और जहां जापानी सैनिक आत्म बलिदान, देश प्रेम एवं वीरता की भावना थी, वहीं रूसी सैनिकों में इन गुणों का पूर्णतः अभाव था। देखिए, जापान क्या था, एक छोटा सा राष्ट्र था जहां पर, और एक वो जो दौर चल रहा था वो नेशनलिज्म का दौर था, राष्ट्रवाद का दौर था। उस समय सभी लोग अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं से ओतप्रोत थे। उनको राष्ट्र के लिए कुछ भी कह दिया जाता तो वो कुछ करने को तैयार थे। एक तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व में 1850-60 के बाद से लेके 1945 या 47 तक एक ऐसा संक्रमण युद्ध काल था जिस समय सभी देश में, पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों में किसी न किसी तरह के युद्ध हो ही रहे थे। और जब एक दूसरे को देखते थे तो उनके अंदर बलिदान की भावना और जागृत होती थी, और अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह लोगों के मन में नेपोलियन वार के बाद से कूट कूट कर भरती चली गई। जापानी सैनिक कर्मठ एवं अनुशासित भी थे। उनके पास सैन्य संख्या भी कम थी, सैन्य क्षमता भी कम थी, लेकिन 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के पास थे। राम के पास बहुत कम सेना थी जो कि युद्ध के मैदान में गए थे। तो देखा जाए तो क्या कम सेना के बावजूद भी राम पराजित हो गए थे? नहीं, रावण के पास बहुत सेना थी, उसके बावजूद भी पराजित हो गए थे। तो अधिक अधिक चीजों का होना या अधिक सैनिकों का होना या अधिक से अधिक किसी भी उसमें जाइए आप, होना यह अच्छा नहीं है। कोई चीज कम ही हो लेकिन सॉलिड हो, अच्छी हो और काम कारगर हो, भीड़ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए नेपोलियन ने अधिक सेनाओं को लेकर चला था और कम्युनिकेशन गैप की वजह से पीछे की सेनाओं का जो संचार था वह सही नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वह उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा था। रूसी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी एवं सैनिकों से डरते थे तथा सैनिक अधिकारी अपना निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। जब भी कोई पक्ष युद्ध के दौरान, या आप कहीं भी किसी भी राष्ट्र में देखिए कि जब तक राजनेता, नेता या सैनिक कमांडर अपनी पूरी तरह से वो स्वतंत्र ना हो किसी डिसीजन को लेने में, तो एन मौके पर किसी डिसीजन की जरूरत है लेकिन वो किसी परिस्थितियों से, किसी शर्तों में बंधा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसे युद्ध में या उसे किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी ही। इसलिए कार्य में निर्णय लेने की जो क्षमता होती है और जो स्वतंत्रता होती है वह बहुत जरूरी है। जापानी सेना जर्मन पद्धति से लड़ रहे थे, और जर्मनी पद्धति क्या थी? ब्लिट्जक्रीग, मीन्स बिजली की भांति टूट पड़ो, इतनी तीव्र गति से टूट पड़ो कि शत्रु सैनिक यह समझ भी ना पाए कि क्या हुआ। तो एक तरफ जहां जापानियों में देश प्रेम की भावना, देश के प्रति बलिदान, देश के प्रति त्याग करने की भावना, प्लस नई टेक्नोलॉजी, नए ढंग से काम करना और जर्मन टैक्टिक्स को अपनाने जैसी कला थी, वहीं पर रूसियों में क्या था? एक तो उनके पास सैनिक कमांडर जो थे उनके अधीन उनकी बातें नहीं सुनते थे, दूसरा उनको डिसीजन लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। इन सब कमियों के बावजूद रूस के पास बहुत ज्यादा सैन्य संख्या थी, फिर भी रूस पराजित हुआ। जापान के पास कम सैन्य संख्या होने के बावजूद भी जर्मन टैक्टिक्स को अपनाने के बाद अपने अच्छी भावनाओं, देश के प्रति त्याग की भावनाओं के साथ वह इस युद्ध में विजयी हुए थे। अब आती है युद्ध की योजनाएं।
तो सबसे पहले हम जानेंगे युद्ध की क्या क्या योजनाएं थी। रूसी योजना को जानिए पहले। वास्तविक युद्ध आरंभ होने से पूर्व रूस के सैन्य अधिकारियों के दो विरोधी विचार, तो रूस के पास दो तरह के विचार थे, दोनों विरोधी थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इस माध्यम से युद्ध लड़े कि उस माध्यम से। पहला, जनरल कुरोपाटिन स्थल युद्ध पर अधिक जोर दे रहे थे कि स्थल युद्ध किया जाए। दूसरा, रूसी एडमिरल एलेक्सीव समुद्री युद्ध द्वारा सफलता प्राप्त करना चाहते थे। इस तरह रूस के पास दो विरोधी योजनाएं थी। इसी के फलस्वरूप कोई योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। पहला क्या था, स्थल मार्ग से युद्ध करना, दूसरा योजना क्या था, समुद्री मार्ग से युद्ध करना। दोनों के जनरल, आर्मी वाला आर्मी और नेवी वाला नेवी, दोनों अपने माध्यम से युद्ध करना चाहते थे और दोनों की खींचातानी में किसी प्रकार योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। अब जापानीज योजना आप प्लान को जान लीजिए। जापानी अधिकारियों ने विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया कि युद्ध का परिणाम नौसेना द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। मीन्स समुद्री युद्ध के बिना इसमें विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है। साथ ही रूसी सेना को मंचूरिया से खदेड़ना होगा, भगाना होगा। बिना रूसी सेना को मंचूरिया से भगाए युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसी कारण उसने पोर्ट आर्थर पर त्वरित आक्रमण तथा घेराबंदी करके स्थल सेना के बल पर सफलता की योजना बनाई। त्वरित आक्रमण में बिजली पलक झपकते बिजली गिर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक थी और जापान ने इस युद्ध में स्ट्रेटजी को अपनाया था। कोरिया खाड़ी के उत्तरी किनारे पर 3 सैनिकों की टुकड़ियों को उतारने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने के साथ ही चौथी सैनिक टुकड़ी को के द्वारा पोर्ट आर्थर पर आक्रमण करना था। ये जापान की योजना थी। जापान की सैनिक टुकड़ी को अधिकार में करने के बाद तीनों सेनाओं की सहायता के लिए उत्तर की ओर बढ़ना तथा पुनः सभी टुकड़ियों द्वारा एक साथ रूसी सेना पर निर्णायक हमला करने की योजना बनाई कि अपनी जितनी सैन्य टुकड़ियां हैं उन सभी के साथ आक्रमण कर दो। युद्ध में अटैक की जो पोजीशन होती है वो हमेशा अच्छी होती है, हमेशा खराब होती है, इसलिए ऑफेंसिव पोजीशन में होना चाहिए। जापानियों ने युद्ध की विधिवत घोषणा का इंतजार नहीं किया और जैसे ही रूस के जापान से राजनीतिक संबंध टूटे वैसे ही कार्यवाही को शुरू कर दिया गया। उन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं किया कि उन्होंने जैसे ही देखा कि हमारी प्लानिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, उन्होंने युद्ध की पूरी तरह से आक्रमण की योजना बना ली कि अब इससे अच्छा मौका नहीं है और उन्होंने अटैक कर दिया। 6 फरवरी 1904 को जापानी जहाजी बेड़े ने वाइस एडमिरल टोगो के निर्देश में पोर्ट आर्थर के रूसी जहाजी बेड़े पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 6 फरवरी 1904 को जापानी जहाजी बेड़ा वाइस एडमिरल टोगो के निर्देश में पोर्ट आर्थर के रूसी जहाजी बेड़े पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ गए और युद्ध का श्रीगणेश हो गया। 8 फरवरी 1904 को प्रातः 6 बजे टोगो की नौसैनिक ने रूसी जलयानों पर टारपीडो द्वारा आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 रूसी जलयान नष्ट कर दिया गया तथा शेष जलयानों को वापस बंदरगाह पर लौटना पड़ा। दूसरे दिन 9 फरवरी को रूसी जहाजी बेड़ों ने आक्रामक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। यह संघर्ष लगभग 40 मिनट तक चला, जिसमें जापानी नौसैनिक श्रेष्ठता तथा रूसी नौसैनिक को गिरा हुआ स्तर सबको पता चल गया। यद्यपि कि यह लड़ाई निरत रही, सबको यह पता चल गया कि जापान की जो नौसेना बेड़ा है वह कितनी उन्नत किस्म की है और रसिया की नौसेना बेड़ा कितनी घटिया किस्म की है, यह सभी को पता चल गया। इस युद्ध में जापान के विजय से जापान को उतना फायदा हुआ कि नहीं, लेकिन रूस के पराजय से रूस का विश्व रंगमंच पर, विश्व पटल पर, विश्व में इतनी बदनामी हुई। इतने छोटे से राष्ट्र से इतना बड़ा राष्ट्र कैसे पराजित हो गया। आखिर में जापान ऐसा क्या था? जापान का यही महत्वाकांक्षा, जापान की यही आगे बढ़ने का स्थिति को देखकर सभी यूरोपीय राष्ट्र भयभीत थे। इसीलिए वर्ल्ड वार के दौरान जब जापान ने एक कार्य किया कि अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई द्वीप पर हमला किया था,
तो अमेरिका ने यह सोचा कि इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं हो सकता जापान को नेस्तनाबूद करने का, और परमाणु बम के द्वारा 6 और 9 अगस्त को जापान को अमेरिका ने पूरी तरह से ध्वस्त किया था। 12 फरवरी 1904 को दूसरा आक्रमण हुआ। उसके 4 तक जापान ने लगातार बंदरगाह को घेरने के लिए सुरंगें बिछाने की कार्यवाही शुरू कर दी। इसी दौरान 12 अप्रैल को रूसी जलयान, जिसका नाम पेट्रोपालोवास्क था, एक जापानी सुरंग से टकराकर डूब गया। यह जलयान रूसी बेड़े का सबसे महत्वपूर्ण जलयान था। जिस समय यह नौसैनिक आक्रमण अभियान जारी था, 9 फरवरी 1904 को चेमुल्पो बंदरगाह पर जापानी प्रथम सेना के जनरल कुकोरी के नेतृत्व में उतारा गया। 27 फरवरी को इस टुकड़ी के पेंगयांग पर अधिकार कर लिया गया तथा 15 दिन बाद उस पर भी अधिकार हो गया। 1 मई को इस अभियान की प्रथम जमीनी लड़ाई यालू नदी पर लड़ी गई, जिसमें जापानी 1904 में शुरू हुआ। ये 1905 की घटना है, जिसमें जापानी सेना नायक जनरल कुकोरी तथा रूसी जनरल जुसुफिक थे। इस संघर्ष में जनरल जासुलिक को पीछे लौटना पड़ा, रूस के जासुलिक जो थे उनको पीछे लौटना पड़ा। यह जापानी सेना की महत्वपूर्ण सफलता थी, क्योंकि इस अभियान के साथ जहां संसार में जापान को ख्याति मिली, वहीं रूस का सम्मान संसार में गिर गया। जापानी सेना का अगला कदम अब पोर्ट आर्थर पर अधिकार करना था। अब उसका उद्देश्य यह था कि हमें पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया जाए। इसी लगे हाथ, जो कि रूस की सेना एक तरह से पराजय ले रही है, तो अब इससे बढ़िया मौका और कुछ नहीं होगा। 5 मई 1904 को जापान के द्वारा दूसरा स्थल आक्रमण कर दिया गया। दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं डिवीजन को भी जापान ने लगा दिया। जनरल ओकू ने इस सेना को पोर्ट आर्थर पर पहुंचने की अनुमति दे दी। वहां पहुंचकर इस सेना के 5वें डिवीजन को पोर्ट आर्थर पर ही रुककर सेना के पीछे के भाग की रक्षा का जिम्मेदारी सौंप दिया गया। रूसी सेना नानसान पर थी, एक पहाड़ी है। इसी बीच 19 मई को जनरल कावामुरा को 10वां डिवीजन ताकुशान नामक स्थान पर उतारा गया। जापान की दूसरी सेना के आ जाने से रूसी सेना के जनरल स्टोसेल को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वह अब इस हैरत में पड़ गए कि जापान की जितनी आरक्षी सेनाएं भी थी या जितनी भी सेनाएं थी, क्या वह पूरी लगा दी गई हैं। इससे रूसी सेनाओं में एक भगदड़ की स्थिति हो गई, और रूसी सेना जापानी सेना से भय के कारण अपने आप अपना मोरल को डाउन करने लगा। पोर्ट आर्थर की घेराबंदी के बाद बाहरी राष्ट्रों से संपर्क समाप्त हो गया। उसे मुक्त कराने में रूसी जनरल कुरोपाटिन अथवा यूरोपीय समुद्री मार्ग द्वारा मदद से ही सफलता मिल सकती थी। पोर्ट आर्थर में घिरे हुए रूसी जनरल स्टोसेल को केवल एक ही लक्ष्य था कि जापानी सेना के समक्ष घुटने टेक देना, और यह 3 बातों पर निर्भर करता था। पहला, सैनिक संख्या, दूसरा, खाद्य सामग्री, और तीसरा था दुर्ग की रचना। इस युद्ध को लड़ते लड़ते इतने लंबे युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों का अपना खाद्य सामग्री, खाने पीने का रसद, सभी सामान जो था युद्ध के दौरान वह समाप्त हो चुका था। रूसी सेनाओं को अब भूखों मरने के अलावा या पीछे लौटने के अलावा, भागने के अलावा और कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। जापानी जनरल नाटजू का प्रयत्न था कि पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया जाए ताकि समुद्र के अधिकार के लिए रास्ता खुल जाए। उसके बाद उत्तर की ओर बढ़कर मार्शल आयो ने से मिलकर संयुक्त आक्रमण किया। जनरल नाटजू ने जो बीच की पहाड़ियां थी उन पर अधिकार करने के लिए 7 अगस्त 1904 को 4:30 बजे बमबारी शुरू कर दी। शाम 7:30 बजे तक लगातार युद्ध चलता रहा। उसी दौरान पैदल सेना ने कूच किए। अंधेरे, बमबारी के धुएं तथा वर्षा के कारण उसे पहाड़ियों में चढ़ने में सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन 8 अगस्त को दिन में 3:30 बजे तक वर्षा होती रही। जापानी तोपों ने पुनः बारी शुरू कर दी, जो उसके लिए एक बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे रूसी सैनिक खाइयों से निकलकर भागने में सफल हो गए। रूस की इन 2 महत्वपूर्ण पहाड़ियों को छिन जाने के कारण रूस का जहाजी बेड़ा हटकर
व्लादिवोस्तोक बंदरगाह पर पहुंचा और 10 अगस्त की सुबह 8:30 तक एडमिरल विक्टर ने 6 युद्धपोत, 5 क्रूजर तथा 8 विध्वंसक सहित आगे बढ़े। 11:30 बजे जब जापानी जलबेड़े ने रूस के इस जलबेड़े को बढ़ते देखा तो 12:30 बजे रूसी बेड़े पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से रूसी एडमिरल विक्फिट मारा गया तथा उसके जलपोत को भी नष्ट, एक क्रूजर व 3 रात्रि के अंधेरे में चीनी बंदरगाह तथा अन्य बंदरगाहों पर चले गए। कुछ डूब गए, कुछ खो गए, जिनका कि पता भी नहीं चला। जापान की इस सफलता से निकटवर्ती समुद्र पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया, जो कि जापान का एम था, यही जापान चाहता था। रूस का जो बाल्टिक बेड़ा आने वाला था वह अभी वहां से चला ही नहीं था, अतः जनरल नायडू ने पोर्ट आर्थर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जैसे जैसे घेराबंदी का समय बढ़ता गया, अन्न का अभाव भी निरंतर बढ़ता जा रहा था। इससे रूसी अधिकारियों के आपसी वैमनस्य बढ़ने लगे। वो आपस में एक दूसरे को कोसने लगे, झगड़े करने लगे। इतना लंबा युद्ध चलना ही था तो खाद्य सामग्री वगैरह को लेकर क्यों नहीं चला गया। इन सब स्थितियों को देखते हुए रूसियों के आपसी मतभेद से युद्ध की स्थिति और खतरनाक हो गई। 15 अक्टूबर को रूस का प्रसिद्ध बाल्टिक बेड़ा एडमिरल रोजेवेंस्की के नेतृत्व में लिबाउ Here are नामक some स्थान results from the से web. सुदूर पूर्व की ओर आगे बढ़ा। इस रूसी जहाजी बेड़े में 8 युद्धपोत, 12 क्रूजर तथा ध्वंसक भी थे। इस सफलता से जापानी सेना 203 मीटर ऊंची पहाड़ी के बंदरगाह पोर्ट आर्थर पर स्थित जलेनों को अपने नियंत्रण में रख सकती थी। 6 दिसंबर 1904 से उसने अपने रूसी जलयानों पर बमबारी शुरू कर दी तथा बाद में कुछ दिनों पश्चात उन्हें नष्ट कर दिया। इस सफलता से एडमिरल टोगो इतने स्वतंत्र हो गए I found a few locations for next बाल्टिक बेड़े से service लड़ने near. की तैयारी कर सके, क्योंकि बाल्टिक फ्लीट मेडागास्कर पहुंचने वाला था। 4 जनवरी 1905 तक पोर्ट आर्थर के सभी गढ़ जापानी सेना के अधीन हो गए। इस अभियान में जापानियों को 546 तोपें, 82,000 गोले, 22,500 राइफलों के कारतूस मिले। 878 रूसी अधिकारी तथा 23,481 सैनिकों ने दुर्ग से निकल जापानी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस सफलता से नाडू स्वतंत्र हो गया सकता, अतः सहयोग के लिए वह उत्तर की ओर आगे बढ़ा। 23 फरवरी 1905 को यह सबसे बड़ी लड़ाई जनरल क्रोपाटिन के 3,10,000 सैनिकों तथा मात्सुयामा के 3 लाख सैनिकों के मध्य मुगडन नामक स्थान पर हुआ। 10 मार्च 1905 तक चलती रही इस युद्ध में जापान का मुगडन पर अधिकार हो गया। इस संघर्ष में रूस के 60,000 सैनिक मारे गए तथा बहुत हद तक सैनिक घायल हुए। 25,000 सैनिक बंदी बनाए गए, जबकि जापान के 71,000 सैनिक हताहत हुए। 9 मई 1905 को बाल्टिक फ्लीट ने चीनी समुद्री में प्रवेश कर लिया और 27 मई 1905 को एडमिरल टोगो ने इस बेड़े पर आक्रमण करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। अब दोनों ही पक्ष युद्ध से थक चुके थे, जापानी शारीरिक रूप से और रूसी मानसिक रूप से। अब उनके पास आगे युद्ध करने की बहुत क्षमता नहीं थी। अंततः 10 जून 1905 को अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप करते हुए संधि करवा दी गई तथा दोनों के पक्ष निम्नलिखित शर्तों को रखा गया। पहला, रूस मंचूरिया को छोड़ देगा, जापान के लिए। दूसरा, रूस लियाओतुंग पेनिनसुला, पोर्ट आर्थर, डीलांग तथा संघालिन द्वीप पर आधा दक्षिणी भाग जापान को दे देगा, जो कि रूस के लिए बहुत अपमानजनक स्थिति था। रूस कोरिया में जापान के प्रभुत्व को मान्यता प्रदान करेगा, मीन्स रूस कोरिया में किसी प्रकार के अपने अधिकार को नहीं रखेगा। एक तरह से लेके जापान को मंचूरिया भी मिला, फॉर्मोसा भी मिला, कोरिया भी मिला और जितने छोटे छोटे पहाड़ियां थी उन सब पे उत्तर के भाग में जो उसके तरफ से आता था उस पर जापान के अधिकार को सहमति दे दी गई अमेरिका के इंटरफेयर से। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ?
संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के से एशिया के यह प्रसिद्ध संग्राम एक संधि के साथ समाप्त हो गया। यह युद्ध शुरू तो हुआ था आपसी उसके, लेकिन जब युद्ध की स्थिति बढ़ती गई तो अमेरिका के हस्तक्षेप से इसे संधि का रूप देकर या समझौते के साथ यह युद्ध को समाप्त कर दिया गया। यह जापान की सफलता के परिणाम स्वरूप संसार के राष्ट्रों में उसका जहां मान सम्मान बढ़ा, वहां रूस की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। सोवियत रूस की क्रांति को जन्म भी इसी संग्राम ने दिया। 1917 में रूस की एक क्रांति हुई थी, जिसमें वहां के जार मिन्स राजा के खिलाफ वहां की आपसी जनता विद्रोह की स्थिति में थी। जैसे अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, वैसे ही रूस में भी हुआ था, फ्रांस में भी हुआ था। फ्रांस में नेपोलियन का कारण था, और रूस में इस युद्ध को लड़ने के बाद वहां की जनता आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो परेशान हो चुकी थी, तो उसने अपने राजा के खिलाफ या जार के खिलाफ या युद्ध की घोषणा कर दी कि आप बार बार हमें रोज के युद्धों में लगाए रखते हो, मेरा ना कोई विकास होता है, ना कोई कार्य होता है, केवल बर्बादी, केवल बर्बादी और केवल बर्बादी हो रही है। इससे रूस की जनता रूस के जार के प्रति असंतुष्ट हो गई, और वहां पर इस संग्राम के द्वारा रूसी क्रांति को एक ज्वाला भड़की, जो कि 1917 में जाते जाते अपने विकराल रूप को धारण किया और रूस में एक क्रांति फैल गई। एक छोटे से राष्ट्र ने विशाल देश को बुरी तरह से कुचल दिया और पराजित किया। भारत पर भी जापान की इस विजय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब इस युद्ध से क्या शिक्षाएं प्राप्त होती हैं? पहला, युद्ध में सदैव सफलता उसी पक्ष को मिलती है जो आक्रमण की पहल करता है, मीन्स जो ऑफेंसिव पोजीशन में होता है। जैसे जापान ने अपनी सेनाओं को लेकर आगे बढ़ा, उसने रूस का इंतजार नहीं किया और अपनी सेनाओं को लेकर जिन परिस्थितियों में रूस था उस पर अटैक कर दिया और उसे एक निर्णायक सफलता प्राप्त हुई। दूसरा, घेरेबंदी की कला, तोपखाने की भूमिका जापान के द्वारा यूज करना इस युद्ध में यह प्रमाणित कर दिया कि जब 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 आप किसी नई टेक्नोलॉजी का, पुराने ढर्रे पर नहीं, किसी नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, निश्चित है युद्ध में आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और जापान को उम्मीद भी नहीं थी, वो तो एक व्लादिवोस्टोक बंदरगाह को अपने अधिकार में लेने चला था, वो तो और भी तमाम चीज पा गया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। तीसरा, इस युद्ध ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि उस पक्ष को सदैव विजय मिलती है जो अनुशासित, अनुपालन और स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। रूस के सैनिक न तो स्वतंत्र, सेनापति न तो स्वतंत्र थे कि हम कोई डिसीजन ले पाए, और न वहां के सैनिक अपने कमांडरों की कोई बात मानते थे। सेनापति कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन सैनिक कमांडर वहां के अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे, जो उनको सहूलियत लगती थी। और युद्ध में कोई हिला हवाली नहीं चलता है कि आप मनमानी आप काम करें। वहां का जो रूटीन है, जो नियम है, जो बनाए गए हैं, उसमें जरा सी भी लापरवाही विजय से मुंह मोड़ लेती है और पराजय निश्चित हो जाती है। फिर अगला है, चौथा है, युद्ध में लक्ष्य का निर्धारण, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। मतलब जब तक हम किसी एम को निर्धारित नहीं करते हैं, लक्ष्य के लिए अपना हम कुछ खाका नहीं तैयार करते हैं, तब तक हमें सफलता का अवसर नहीं मिलता है। रूस का एम था कि व्लादिवोस्टोक और पोर्ट आर्थर बंदरगाह पर हमें कब्जा करना है। रूस ने सोचा था कि ये तो छोटा सा राष्ट्र है, ये आए युद्ध के लिए, इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसको पराजित कर देंगे। लेकिन जापान अपना एक एम लेकर चला था और वह सफल भी हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट, जापानी सेना की सफलता का एक प्रमुख कारण उसका कुशल नेतृत्व था। जापानियों ने सैनिकों को एक इस ढंग से प्रशिक्षित किया था और इतने अच्छे उसे उनको कमांड दे रहे थे, उनके सैनिक उस कार्य को उसी दिशा में क्रियान्वयन दे रहे थे जिससे उनको सफलता मिली। इसके बाद इस युद्ध में घेरेबंदी की भी कला को अपनाया जापानियों ने, जो कि उनको चारों तरफ से, इधर व्लादिवोस्टोक, उधर मंचूरिया, उधर कोरिया और उधर ये बेकाक झील के पास पोर्ट आर्थर बंदरगाह से चारों तरफ से घेर लिया। अंत में सेना की सफलता के लिए संचार व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नेपोलियन का कहना था कि सेना पेट के बल चलती है, और जब सेना पेट के बल चलती है तो निश्चित
सेना पेट के बल चलती है तो उसको रसद आपूर्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सैनिकों के भरण पोषण या तमाम उनकी जितनी सुविधाएं हैं वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो पूरी होनी चाहिए, तभी उस युद्ध में सफलता प्राप्त होती है। हम आपको अमेरिकन सिविल वार और जापानीज वार सीज ऑफ पोर्ट आर्थर, सीज ऑफ पोर्ट आर्थर इसमें आपके सिलेबस में नाम दिया गया, वैसे इसका नाम है रूस जापान वार 1904-5। ये मटेरियल कल के क्लास में हम आप लोगों को दे देंगे। और कुछ फरीन नोट्स बना रही हो? यस मैम। ठीक बेटा, तो नोट्स बनाना और कॉलेज देखो कब खुलता है हमें दिखाना भी, हम इसको जो है आज बनाते हैं पीडीएफ तो फिर कल भेज आज या कल तक भेजेंगे कल की क्लास के बाद। ओके मैम। और किसी को? नो मैम। चलो ओके।